हर्ष का शासन प्रबंध। हर्षवर्धन जो थे न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता थे, अपितु एक कुशल शासक प्रबंधक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की थी, जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। राजा, इसमें हम पढ़ेंगे राजा का क्या पद होता था, राजा के पास कैसी शक्तियाँ होती थी, मंत्री के पास कैसी शक्ति होती थी। जैसे राजा हर्षवर्धन, राजा का जो पद होता था, इनमें राजा जो होता था सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टरागर, सार्वभौम, शीलादित्य आदि उपाधि धारण की थी। राजा की जो शक्तियाँ होती थी असीमित होती थी। वह सेना को सर्वोच्च सेनापति होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। वह चाहे तो किसी को पद पर रख ले, वह चाहे तो किसी को पद से निकाल दे। जो राजा निर्णय लेता था ना, उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। मंत्री परिषद क्या होता था इसमें कि मंत्री परिषद में उस समय योग्य और उत्कृष्ट लोगों को रखा जाता था, मतलब जो सच में जिनमें योग्यता है उनको रखा जाता था। और मंत्री के साथ साथ उनमें सैनिक गुण भी होना आवश्यक था, क्योंकि हर्ष के समय किसी भी मंत्री को सैनिक अभियान के समय सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा जा सकता था कि भाई तुम्हें सेना का नेतृत्व करना है। तो उनमें सेना का नेतृत्व करने के भी गुण होने चाहिए। जो सेना का नेतृत्व वो होता है जो सेना को सही सलाह दे सके, दिशा सही मार्ग दिखा सके। अब इसमें पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछा भी गया है, प्रधानमंत्री राजा का प्रमुख सलाहकार, महासंधि विग्रहाधिकृत युद्ध व शांति मंत्री, महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष, महाप्रतिहार महल का सुरक्षा मंत्री, अष्टपटालिका लेखा अधिकारी। आपको ये अभी ऐसे नॉर्मल से नाम लग रहे होंगे कि, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनमें ऐसे पूछ लिया जाएगा प्रधानमंत्री, इन सब के नाम होंगे, महासंधि विग्रहता के। फिर आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि भाई इनका मिलान करो, सही मिलान करो। तो आपको ये नाम रखने हैं याद, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। परम भट्टरागर सबसे बड़ा शासक था। सकलोत्तर पथनाथ जो था वो सारे उत्तर क्षेत्र का स्वामी था। अब प्रांतीय शासन के बारे में बात करते हैं इनके। हर्ष ने अपने विशाल साम्राज्य को उचित ढंग से चलाने के लिए अनेक शक्तियों को प्रांतों में बांटा था। मतलब इन्होंने इनका साम्राज्य था उनको कई प्रांतों में बांट दिया, कई भागों में बांट दिया। ये शक्तियाँ सामंतों और महासामंतों में विभाजित थी। और ये सामंत और महासामंत वही हैं जिन्हें हर्ष ने हराया था और जिनको उनके राज्य लौटाए थे और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अप्रत्यक्ष रूप में ये अपने अपने प्रांत के मुखिया होते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में तो अपने प्रांत के मुखिया होते थे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि इन पर हर्ष की अधीनता थी। इन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, महाराजा जैसे उपाधि धारण की थी। इनमें प्रमुख वल्लभी के दुर्गसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पूर्ववर्मन, जालंधर के उदित आदि थे। इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के जो क्षेत्र होते थे ना, भुक्ति कहलाते थे। बहुत जरूरी लाइन है ये। प्रत्यक्ष नियंत्रण के जो क्षेत्र होते थे भुक्ति कहलाते थे। उसके मुखिया को उपवारिक या कुमार मात्य कहा जाता था। ये भी जरूरी लाइन है। उसके जो मुखिया होते थे उनको उपवारिक या कुमार मात्य कहा जाता था। तो आपको जो जरूरी लाइन है मैं उनको एक से दो बार बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। स्थानीय शासन, भुक्ति प्रांतों को विषयों में बांटा जाता था। जो भुक्ति होती जो प्रांत है ना, अब उनको विषयों में बांटा गया। पहले प्रांतों में बांटा गया, अब विषयों में बांटा जाएगा। जिनका नेतृत्व विश्वपति या आयुक्त करता था, जो उनको सलाह देता था ना, जो उनको मार्गदर्शन करता था, उसको क्या कहते थे? विश्वपति या आयुक्त कहा जाता था। विषयपति या आयुक्त कहा जाता था। उसकी नियुक्ति स्वयं शासक करता था। जो उसकी नियुक्ति होती थी ना, वह स्वयं शासक करता था। विषय आगे पथक में विभाजित हो जाते थे। अब विषय जो हैं, देखो प्रांत विषय में बटे, विषय अब पथक में बटेंगे। विभाजित होते थे, जिनकी स्थिति आज के तहसील स्तर के अधिकारी की मानी जाती है। जो तहसीलदार होता है ना, उसके बराबर उसकी स्थिति मानी जाती है, अगर जो आज से हम तुलना करें तो। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये बहुत जरूरी लाइन है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान महतर कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहलाता था? महतर कहलाता था। जिसका प्रधान महतर कहलाता था। कई स्थानों पर ग्रामिक भी कहा जाता था। इसको कई स्थानों पर क्या कहा जाता? ग्रामिक भी कहा जाता था। उसकी सलाह के लिए पंचायतें होती थी और इसकी सलाह के लिए पंचायतें होती थी। तो आपको जो जरूरी लाइन हो मैं आपको वो बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से काफ़ी सारा पूछा जाता है। अश्व सेना थी 1 लाख घुड़सवार।
अश्वसेना कितनी थी इनके पास? 1 लाख घुड़सवार थे। पैदल सेना, सैनिक प्रबंध, रथ सेना, हाथी सेना 60,000 थी इनके पास। और सैनिकों की संख्या 6 लाख थी। सेना का मुखिया जो होता था महाबलाधिकृत, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेना का नेतृत्व करने वालों को कुटुक कहलाता था। ये कुटुक जो शब्द है ना, इसको याद रखना, ये भी पूछा गया है। सेना का जो नेतृत्व करता था, जो सेना को दिशा देता था, मार्ग दिखाता था, वो उसको क्या कहते हैं? कुटुक कहलाता था। अब हम पढ़ते हैं राजस्व व्यवस्था। इनका जो आय का साधन था, वो आय का जो साधन था इनका भू राजस्व था। ये कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसे भाग या उद्रंग कहा जाता था। जो ये 1/6 लिया जाता था ना, इसको भाग या उद्रंग कहा जाता था। प्रजा स्वयं इच्छा से राजा को जो उपहार देती थी वो बलि कहलाता था। ठीक है, याद रखना, जो खुद से उपहार दे रही है उसे बलि कहा जाता था, और जो भू राजस्व दे रही है उसको क्या कहा जाता था? भाग या उद्रंग कहा जाता था। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर आदि कर, जो ये भूभाग पे लगाया गया ना, ये भी एक कर है। तो इसके अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर, ये आदि शामिल थे। तो इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है उद्रंग और भाग हो गया, और आपका ये जो उपहार हो गए इसे बलि कहते थे। फिर वह कि हर्षवर्धन जो था, ये अपनी आय को कैसे वितरित करता था, किन पे खर्च करता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। दान देना। हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए। क्या करा? नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए। हर्षवर्धन ने धन के अतिरिक्त अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे। प्रजाहितकारी कार्य। हर्षवर्धन अधिकतर आय प्रजा के कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करता था। उन्होंने प्रजाहितकारी कार्य भी करे, जैसे चिकित्सालय बनवाया, विश्राम गृह बनवाया, सड़कें बनवाया, पुल निर्माण करवाया, शिक्षा का प्रबंध करवाया, पानी का प्रबंध करवाया आदि पे खर्च किया करते थे। इनका जो वेतन था, हर्षवर्धन अपनी आय का 1 भाग जो था कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करते थे। कि ये कर्मचारियों को जो अपनी आय का 1 भाग कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करते थे। ये पूछा गया है आपके पेपर में। हर्षवर्धन के शासन में एक सेनापति से लेकर साधारण सिपाही को अपने गुजारे के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता था। कि इसमें चाहे एक सेनापति हो चाहे साधारण सिपाही हो, उनको गुजारे के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता था। सेना पर खर्च। हर्षवर्धन अपनी आय का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च करते थे। यह क्या करते थे? अपनी आय का जो एक बड़ा भाग है वो सेना पर खर्च करते थे, जिससे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े, हाथियों का प्रबंध किया जाता था। राज्य परिवार पर खर्च। ये याद रखना, ये लाइन जो सेना के लिए खर्च करते थे उसमें क्या होता था? अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े, हाथियों का प्रबंध किया जाता था। राज परिवार पर खर्च। आय का 1 भाग राज परिवार पर खर्च किया जाता था। जैसे राज परिवार की जरूरतों की वस्तुएं, महल की इमारतें आदि पर खर्च शामिल हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी न्यायिक व्यवस्था क्या थी। हर्ष के साम्राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी, अपराध कम होते थे, दंड कठोर था। कि इनके जो समय में जो थी कानून व्यवस्था अच्छी थी, अपराध कम होते थे और दंड भी कठोर होते थे इनके। अपराधियों से जांच के लिए अग्नि, जल, विषय व तुला परीक्षा करवाई जाती थी। कौन कौन सी परीक्षा करवाई जाती थी? अग्नि परीक्षा हो गई, जल परीक्षा हो गई, विष परीक्षा हो गई, तुला परीक्षा हो गई, तुला परीक्षा करवाई जाती थी। फिर शांति बनाए रखने के लिए हर्ष ने आरक्षी पुलिस विभाग का भी गठन किया। आरक्षी याद रखना, ये आरक्षी कौन सा? आरक्षी को क्या बोलेंगे? पुलिस विभाग बोलेंगे। उसका गठन किया। दंड पेशिका व दंडिक इसके मुख्य अधिकारी थे। दंड पेशिका और दंडिक इसके मुख्य अधिकारी थे। उसके राज्य में गुप्तचर भी क्रियाशील रहते थे। इसके राज्य में गुप्तचर भी ना बहुत क्रियाशील रहते थे। क्रियाशील मतलब हो गया कि बहुत वो गुप्तचर जो थे वो समय समय पर सूचना देते रहते थे। न्याय करते समय पक्षपात नहीं होता। तो जब ये न्याय करते थे ना, तो चाहे कोई भी सामने हो, ये पक्षपात नहीं करते थे, बिल्कुल सही तरीके से न्याय करते थे। अपराधी के अंक काटना व मृत्युदंड भी प्रचलन में था। कि जब इनका न्यायिक व्यवस्था थी उसमें अंक काट देना, मृत्युदंड देना भी प्रचलन में था। सबसे बड़ा अपराध था देशद्रोह। हर्ष के साम्राज्य में शासन का कार्य ईमानदारी से होता था, परंतु इतनी अच्छी कानून व्यवस्था होते हुए भी मार्ग सुरक्षित नहीं था। ये जो स्वयं जो हेनसांग थे, उनको चोर डाकुओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें भी 2 बार लूट लिया गया। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। हमें हर्ष काल की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी तत्कालीन लेखन जैसे कि बाल भट्ट द्वारा चीनी स्रोतों से मिलती है।
सामाजिक व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था, उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। इन्होंने क्या करा था कि जो समाज था उनको कई वर्णों में बाँट दिया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके मुख्य रूप से 4 वर्णों में बाँट दिया था, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इनको इनके अनुसार काम दिया जाता था कि वर्ण बाँट दिए, भाई तुम ब्राह्मण हो तो तुम ये करोगे। आगे के हम जैसे पढ़ेंगे। संबद्ध उपजातियाँ को मिश्रित जातियाँ कहा जाता था, मतलब जो और जातियाँ थी ना जो, उनको मिश्रित जाति कहा जाता था। ब्राह्मण समाज को शिक्षा देते थे, ब्राह्मण का कार्य था समाज को शिक्षा देते थे तथा पवित्र कार्य पूरे करवाते थे। वह प्रशासनिक कार्यों में राजा को सलाह भी देते थे। क्षेत्रीय जो क्षेत्रियों का कार्य था वो था रक्षा का कार्य। वे सैनिक एवं सैनिक के रूप में कार्यभार इन्हीं के कंधों पर होता था। जो क्षेत्रीय होते थे ना वो रक्षा का कार्य करते थे और सैनिक के रूप में जितना भी कार्यभार होता था इन्हीं के कंधों पर होता था। जो वैश्य होते थे ना वे व्यापारिक कार्यों में संलग्न थे। इस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं के द्वारा पूर्ण होती थी, कि व्यापारिक जो कार्य होते थे ना इन्हीं के द्वारा जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। शूद्रों का कार्य जो था जैसे कृषि करना, पशुपालन, घर बनाना, लकड़ी धातु के औजार बनाने, ये शूद्रों के कार्य थे। तो आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटकर उनका इन्होंने क्या करा, इनके कार्य निर्धारित कर दिए। अब विवाह, अंतरजातीय विवाह उस समय सामान्य थे। अनुलोम प्रतिलोम विवाह को भी धीरे धीरे स्वीकृति मिलती जाती थी। उत्तरी व दक्षिण भारत के विवाह नियमों में प्राय विभिन्नता थी। इसी तरह उत्तर भारत में अलग अलग जातियों के विवाह के रीति रिवाज भी विभिन्न थे, कि जो अलग अलग जाति के विवाह होते थे ना उनके भी विवाह के जो रीति रिवाज होते थे वो अलग अलग होते थे। समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, कि समाज में जो था वो बहुविवाह की प्रथा जो प्रचलित थी। लेकिन जो उच्च वर्ण में स्त्रियां रहती थी उन्हें पुनर्विवाह नहीं करती थी, किंतु शूद्र व वैश्यों में पुनर्विवाह होता था। जो शूद्र व वैश्य होती थी वो पुनर्विवाह उनका हो जाता था। सती प्रथा भी प्रचलन में थी। विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करती थी। उच्च नैतिक जीवन, हेनसांग ने भारतीयों को उच्च प्रतिष्ठावान बताया। वे पाप पुण्य को सदैव ध्यान रखते थे। जो भारतीय थे वो पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते थे। यहाँ ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। जो अतिथि होते थे ना, जो अतिथि आ रहे हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था। आवास, नगर साधारण एवं निश्चित योजना के अनुसार बनते थे। जो नगर बनते थे वो साधारण बनते थे और योजना के अनुसार बनते थे। उनके चारों ओर सुरक्षा के परकोटे बनाए जाते थे। नगरों में कई मंजिलों के भवन होते थे। घरों के निर्माणों में पत्थर तथा पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पूछ लिया जाता है भाई नगरों के बारे में कि नगर कैसे बनते थे। नगरों में कई मंजिलों के भवन होते थे और जो नगर होते थे पहले तो साधारण होते थे, योजना के अनुसार बनाए जाते थे। उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए परकोटे बनाए जाते थे। नगरों पे कई मंजिलों के भवन होते थे। घरों के निर्माण में पत्थर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। गांव का आकार जो होता था काफ़ी छोटा होता था। मकान सामान्यतः कच्चे होते थे, जिनमें कच्ची मिट्टी व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। जो मकान होते थे इनके वो कच्चे होते थे, जिनमें कच्ची मिट्टी व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। खान पान, लोग सादा भोजन करते थे, जैसे गेहूँ चावल जनसाधारण का भोजन था। घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, सरसों का तेल आदि भोजन के मुख्य अंग थे। प्याज लहसुन का ये लोग प्रयोग नहीं करते थे। कुछ लोग मांसाहारी भी होते थे। दाल, विभिन्न तरह की सब्जियां एवं फलों का प्रयोग किया जाता था। आर्थिक व्यवस्था, सभी स्रोतों से स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति उस समय अत्यधिक उन्नत और मजबूत थी। जो देश की आर्थिक स्थिति थी ना उस समय बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये लोग जो थे ना जो कृषि को उगाते थे ना बहुत अच्छी तरह से उगाते थे। इनमें हर प्रकार की खेती की जाती थी। जैसे कि हम पढ़ेंगे, कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य आधार था। हेनसांग लिखता है कि भोजन और फलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता था, कि जो भोजन था, फलों को उगाना जो हो गया, उपजाना हो गया, भरपूर मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता था। हर चरित के अनुसार चावल, गेहूँ, ईख आदि के साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। हर चरित ने सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र जल पंप का उल्लेख है। अब इसे ध्यान से देखना, हर चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र जल पंप का उल्लेख है। जो तुला यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, जल पंप बोलते हैं। किसमें उल्लेख है इसका, हर चरित में उल्लेख है। कृषि से अलग वाणिज्य, व्यवसाय, व्यापार भी प्रगति पर थे।
जब कृषि से अलग हो गया, वाणिज्यिक व्यवसाय हो गया, व्यापार भी। कुछ शहर अपने व्यापार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और समृद्ध हो गए, जैसे कि थाने शहर, उज्जैनी और कन्नौज। ये क्या है, अपने व्यापार के कारण प्रसिद्ध हो गए। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। व्यापार काफ़ी समृद्ध था। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, औजार उद्योग, इस तरह के व्यापार होते थे। व्यापार क्या था, काफ़ी समृद्ध था। व्यापार का भी बहुत अच्छा होता था इनका, जिसमें कि कपड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, बर्तन उद्योग हो गया और बाजार उद्योग हो गया। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, ये लाइन जरूरी है। हर्ष का शासन प्रबंध। हर्षवर्धन जो थे, न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता थे, अपितु एक कुशल शासक प्रबंधक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की थी, जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। राजा, इसमें हम पढ़ेंगे राजा का क्या पद होता था, राजा के पास कैसी शक्तियाँ होती थी, मंत्री के पास कैसी शक्ति होती थी। जैसे राजा हर्षवर्धन, राजा का जो पद होता था, इसमें राजा जो होता था सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टरागर, सार्वभौम, शीलादित्य आदि उपाधि धारण की थी। राजा की जो शक्तियाँ होती थी असीमित होती थी। वह सेना को सर्वोच्च सेनापति होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। वह चाहे तो किसी को पद पर रख ले, वह चाहे तो किसी को पद से निकाल दे। जो राजा निर्णय लेता था ना, उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। मंत्री परिषद क्या होता था इसमें, कि मंत्री परिषद में उस समय योग्य और उत्कृष्ट लोगों को रखा जाता था, मतलब जो सच में जिनमें योग्यता है उनको रखा जाता था। और मंत्री के साथ साथ उनमें सैनिक गुण भी होना आवश्यक था, क्योंकि हर्ष के समय किसी भी मंत्री को सैनिक अभियान के समय सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा जा सकता था कि भाई तुम्हें सेना का नेतृत्व करना है। तो उनमें सेना का नेतृत्व करने के भी गुण होने चाहिए। जो सेना का नेतृत्व वो होता है जो सेना को सही सलाह दे सके, दिशा सही मार्ग दिखा सके। अब इसमें पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछा भी गया है, प्रधानमंत्री, राजा का प्रमुख सलाहकार, महासंधि विग्रहाधिकृत, युद्ध व शांति मंत्री, महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष, महाप्रतिहार महल का सुरक्षा मंत्री, अष्टपटालिका लेखा अधिकारी। आपको ये अभी ऐसे नॉर्मल से नाम लग रहे होंगे कि, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनमें ऐसे पूछ लिया जाएगा प्रधानमंत्री, इन सब के नाम होंगे, महासंधि विग्रहता के। फिर आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि भाई इनका मिलान करो, सही मिलान करो। तो आपको ये नाम रखने हैं याद, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। परम भट्टरागर सबसे बड़ा शासक था। सकलोतर पथनाथ जो था, वो सारे उत्तर क्षेत्र का स्वामी था। अब प्रांतीय शासन के बारे में बात करते हैं इनके। हर्ष ने अपने विशाल साम्राज्य को उचित ढंग से चलाने के लिए अनेक शक्तियों को प्रांतों में बांटा था। मतलब इन्होंने इनका साम्राज्य था, उनको कई प्रांतों में बांट दिया, कई भागों में बांट दिया। ये शक्तियाँ सामंतों और महासामंतों में विभाजित थी। तो ये सामंत और महासामंत वही हैं जिन्हें हर्ष ने हराया था और जिनको उनके राज्य लौटाए थे और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अप्रत्यक्ष रूप में ये अपने अपने प्रांत के मुखिया होते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में तो अपने प्रांत के मुखिया होते थे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि इन पर हर्ष की अधीनता थी। इन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, महाराजा जैसे उपाधि धारण की थी। इनमें प्रमुख वल्लभी के दुर्गसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पूर्ववर्मन, जालंधर के उदित आदि थे। इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के जो क्षेत्र होते थे ना, भुक्ति कहलाते थे। बहुत जरूरी लाइन है ये। प्रत्यक्ष नियंत्रण के जो क्षेत्र होते थे भुक्ति कहलाते थे। उसके मुखिया को उपवारिक या कुमार मात्य कहा जाता था। ये भी जरूरी लाइन है। उसके जो मुखिया होते थे उनको उपवारिक या कुमार मात्य कहा जाता था। तो आपको जो जरूरी लाइन है मैं उनको एक से दो बार बता रही हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। स्थानीय शासन। भुक्ति प्रांतों को विषयों में बांटा जाता था। जो भुक्ति होती जो प्रांत है ना, अब उनको विषयों में बांटा गया। पहले प्रांतों में बांटा गया, अब विषयों में बांटा जाएगा। जिनका नेतृत्व विश्वपति या आयुक्त करता था, जो उनको सलाह देता था ना, जो उनको मार्गदर्शन करता था, उसको क्या कहते थे, विश्वपति या आयुक्त कहा जाता था। विषयपति या आयुक्त कहा जाता था। उसकी नियुक्ति स्वयं शासक करता था। जो उसकी नियुक्ति होती थी ना, वह स्वयं शासक करता था। विषय आगे पथक में विभाजित हो जाते थे। अब विषय जो हैं, देखो प्रांत विषय में बटे, विषय अब पथक में बटेंगे। विभाजित होते थे, जिनकी स्थिति आज के तहसील स्तर के अधिकारी की मानी जाती है। जो तहसीलदार होता है ना, उसके बराबर उसकी स्थिति मानी जाती है, अगर जो आज से हम तुलना करें तो।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये बहुत ज़रूरी लाइन है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान महतर कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहलाता था? महतर कहलाता था। जिसका प्रधान महतर कहलाता था। कई स्थानों पर ग्रामिक भी कहा जाता था। इसको कई स्थानों पर क्या कहा जाता? ग्रामिक भी कहा जाता था। उसकी सलाह के लिए पंचायतें होती थी, और इसकी सलाह के लिए पंचायतें होती थी। तो आपको जो जो ज़रूरी लाइन है वो मैं आपको वो बता रही हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से काफ़ी सारा पूछा जाता है। अश्व सेना। अश्व सेना थी 1,00,000 घुड़सवार। अश्व सेना कितनी थी इनके पास? 1,00,000 घुड़सवार थे। पैदल सेना, सैनिक प्रबंध, रथ सेना, हाथी सेना 60,000 थी इनके पास। और सैनिकों की संख्या 6,00,000 थी। सेना का मुखिया जो होता था महाबलाधिकृत, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेना का नेतृत्व करने वालों को कुटुक कहलाता था। ये कुटुक जो शब्द है ना, इसको याद रखना, ये भी पूछा गया है। सेना का जो नेतृत्व करता था, जो सेना को दिशा देता था, मार्ग दिखाता था, वो उसको क्या कहते हैं? कुटुक कहलाता था। अब हम पढ़ते हैं राजस्व व्यवस्था। इनका जो आय का साधन था, वो आय का जो साधन था इनका, भू राजस्व था। ये कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसे भाग या उद्रंग कहा जाता था। जो ये 1/6 लिया जाता था ना, इसको भाग या उद्रंग कहा जाता था। प्रजा स्वयं इच्छा से राजा को जो उपहार देती थी, वो बलि कहलाता था। ठीक है, याद रखना, जो खुद से उपहार दे रही है उसे बलि कहा जाता था, और जो भू राजस्व दे रही है उसको क्या कहा जाता था? भाग या उद्रंग कहा जाता था। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर आदि कर, जो ये भूभाग पे लगाए गए ना, ये भी कर है। तो इसके अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर, ये आदि शामिल थे। तो इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है उद्रंग और भाग हो गया, और आपका ये जो उपहार हो गए, इसे बलि कहते थे। फिर वह कि हर्षवर्धन जो था, ये अपनी आय को कैसे वितरित करता था, किन पे खर्च करता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। दान देना। हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए। क्या करा? नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए। हर्षवर्धन ने धन के अतिरिक्त अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे। प्रजाहितकारी कार्य। हर्षवर्धन अधिकतर आय प्रजा के कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करता था। उन्होंने प्रजाहितकारी कार्य भी करे, जैसे चिकित्सालय बनवाया, विश्राम गृह बनवाया, सड़कें बनवाया, पुल निर्माण करवाया, शिक्षा का प्रबंध करवाया, पानी का प्रबंध करवाया आदि पे खर्च किया करते थे। इनका जो वेतन था, हर्षवर्धन अपनी आय का एक भाग जो था कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करते थे। कि ये कर्मचारियों को जो अपनी आय का एक भाग कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करते थे। ये पूछा गया है आपके पेपर में। हर्षवर्धन के शासन में एक सेना पति से लेकर साधारण सिपाही को अपने गुजारे के लिए प्राप्त वेतन दिया जाता था। कि इसमें सेनाओं, चाहे एक सेनापति हो चाहे साधारण सिपाही हो, उनको गुजारे के लिए प्राप्त वेतन दिया जाता था। सेना पर खर्च। हर्षवर्धन अपनी आय का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च करते थे। यह क्या करते थे? अपनी आय का जो एक बड़ा भाग है वो सेना पर खर्च करते थे, जिससे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े, हाथियों का प्रबंध किया जाता था। राज्य परिवार पर खर्च। ये याद रखना, ये लाइन जो सेना के लिए खर्च करते थे, उसमें क्या होता था? अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े, हाथियों का प्रबंध किया जाता था। राज परिवार का पर खर्च। आय का एक भाग राज परिवार पर खर्च किया जाता था, जैसे राज परिवार की जरूरतों की वस्तुएं, महल की इमारतें आदि पर खर्च शामिल है। अब हम पढ़ते हैं इनकी न्यायिक व्यवस्था क्या थी। हर्ष के साम्राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी, अपराध कम होते थे, दंड कठोर था। कि इनके जो समय में जो थी कानून व्यवस्था अच्छी थी, अपराध कम होते थे और दंड भी कठोर होते थे इनके। अपराधियों से जांच के लिए अग्नि, जल, विषय व तुला परीक्षा करवाई जाती थी। कौन कौन सी परीक्षा करवाई जाती थी? अग्नि परीक्षा हो गई, जल परीक्षा हो गई, विष परीक्षा हो गई, तुला परीक्षा हो गई, तुला परीक्षा करवाई जाती थी। फिर शांति बनाए रखने के लिए हर्ष ने आरक्षी पुलिस विभाग का भी गठन किया। आरक्षी याद रखना, ये आरक्षी कौन सा? आरक्षी को क्या बोलेंगे? पुलिस विभाग बोलेंगे। उसका गठन किया। दंड पेशिका व दंडिक इसके मुख्य अधिकारी थे। दंड पेशिका और दंडिक इसके मुख्य अधिकारी थे। उसके राज्य में गुप्तचर भी क्रियाशील रहते थे। इसके राज्य में गुप्तचर भी ना बहुत क्रियाशील रहते थे। क्रियाशील मतलब हो गया कि बहुत वो गुप्तचर जो थे वो समय समय पर सूचना देते रहते थे। न्याय करते समय पक्षपात नहीं होता। तो जब ये न्याय करते थे ना, तो चाहे कोई भी सामने हो, ये पक्षपात नहीं करते थे, बिल्कुल सही तरीके से न्याय करते थे। अपराधी के अंक काटना व मृत्युदंड भी प्रचलन में था।
जब इनका न्यायिक व्यवस्था थी उसमें अंक काट देना, मृत्युदंड देना भी प्रचलन में था। सबसे बड़ा अपराध था देशद्रोह, कि जो सबसे बड़ा अपराध था वो देशद्रोह था। हर्षवर्धन का चरित्र। हर्षवर्धन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में उनका वर्णन मिलता है। कुशल शासक प्रबंधक थे वो, महान सेनापति भी थे, और वो अपनी जो अपनी उनकी प्रजा थी उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो दयालु, बहुत बड़े दयालु शासक थे। और वो उनकी जो शासन था ना, उनको शासन जो व्यवस्था थी उसको, शासन को प्रांतों में, प्रांतों को जिलों में, वे गाँव में बटा हुआ था, जिससे कि जो शासन है वो सही से चल सके। और उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसके बलबूते उन्होंने क्या करा, जितने भी राजा थे ना उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, और उन्होंने अनेक सफलताएं प्राप्त की। और इनकी जो तुलना है ना वो समुद्र गुप्त से की जाती है। काफ़ी बार पेपरों में ये पूछा गया है। इनकी तुलना किससे की जाती है? समुद्र गुप्त से की जाती है। प्रजा प्रेमी, अभी जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि हर्ष जो थे वो अशोक की भांति अपना समस्त जीवन प्रजा कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कर दिया था। वह सदैव दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। राजकोष में से एक निश्चित मात्रा का जो धन होता था ना इनका, वो चिकित्सालयों पे, विद्यालयों पे, भवनों पे, सड़कों पे खर्च किया करते थे। परिवार प्रेमी, हर्ष प्रजा से प्रेम तो करते ही थे, लेकिन अपने परिवार से भी बहुत प्रेम करते थे। जैसे कि अपने भाई की राजवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई, जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया और अपनी बहन को ढूंढ निकाला। यहाँ तक कि परिवार प्रेम किसी राजा में देखने को नहीं मिलता। महान दानी, हर्ष अपनी दानशीलता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। वो क्या करते थे, जिससे उसने दान देने के लिए एक कोष का गठन कर रखा था, जिससे वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग सम्मेलन होता था, उसमें भरसक दान किया करते थे। भरसक मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके अधिक से अधिक दान करना। धार्मिक सहनशीलता, हर्ष एक सहनशील राजा थे। उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हम एक धर्म को मान रहे हैं तो दूसरे धर्म का हम अपमान करें, ऐसा नहीं था उनमें। यहाँ पे हेनसांग के अनुसार हर्ष आरंभ में शैव मत के अनुयायी थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगे। प्रयाग सभा में उन्होंने पहले दिन बुद्ध की, बहुत जरूरी लाइन है ये, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की उपासना की। इस सभा में उसने 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और वस्त्र आदि भी दान किए। कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाया? 500 को। हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग रहते थे। हेनसांग के अनुसार 643 ईस्वी में प्रयाग की सभा में हर्ष ने अपना सब कुछ दान दे दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे और अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर धारण किए थे। फिर बौद्ध धर्म का प्रचारक, हर्ष अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचारक थे। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कार्य किए। अशोक की तरह अहिंसा का पालन किया, पशुवध व शिकार करने पर प्रतिबंध लगाए। कि उन्होंने क्या करा भाई? अहिंसा का पालन किया। जो जहाँ पे मारकाट ना हो, कोई पशु ना काटा जाए, शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने बौद्ध मठों व विहारों का निर्माण करवाया। कि उन्होंने क्या करवाया? बौद्ध मठों का, विहारों का निर्माण करवाया। प्रत्येक वर्ष बौद्ध सभा का आयोजन करता था। कि वो प्रत्येक वर्ष क्या करते थे? बौद्ध सभा का आयोजन करते थे। उसने धर्म प्रचार के लिए विदेशों में राजदूत भी भेजे। हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिए। बहुत जरूरी लाइन है। हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिए, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए इतने कार्य किए कि उनका नाम अशोक, कनिष्क के समान बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया। कि जो उनका नाम था वो अशोक और कनिष्क के समान बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया। विद्वानों का संरक्षण, विद्वानों को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष ने अपने दरबार में अनेक साहित्यिक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दे रखा था। उसने इन विद्वानों के लिए अनेक मठ एवं विहार बनवाए। उसके दरबार में बाण, दिवाकर, मयूर, जयसेन एवं भाट जैसे विद्वान रहते थे। कि उन्होंने अपने जो दरबार में अनेक से अनेक विद्वान रख रखे थे, मान से मान जो विद्वान थे, जैसे कि उनके नाम भी हैं, दिवाकर हो गया, मयूर हो गया, बाण हो गया, जयसेन हो गया, भाट जैसे विद्वान भी रहते थे उनके यहाँ। अब नाटककार, सम्राट कला और साहित्य को संरक्षण। हर्ष कला और साहित्य प्रेमी सम्राट थे।
वह स्वयं एक नाटककार थे, मतलब वो स्वयं भी नाटक लिखते थे एवं विद्वान शासक थे। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका की रचना की। वो क्या थे? स्वयं भी क्या थे? नाटककार थे। उन्होंने कौन-सी रचना करी? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका की रचना की। ये पूछा जाता है। बाणभट्ट ने उस काव्य रचना में दक्ष बताया है। बाणभट्ट ने उसे क्या बताया? काव्य रचना में दक्ष बताया। ये भी पूछा गया है। हर्ष की तुलना कालिदास से की गई है और हर्ष की तुलना किससे की गई है यहाँ पे? कालिदास से की गई है। उसने बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकारों को संरक्षण दिया। उसने हरिश्चरित्र एवं कदावरी जैसे ग्रंथों की रचना करी। बाणभट्ट ने किसकी रचना करी? हरिश्चरित्र की रचना करी और कदाम्बरी की रचना करी। उसके दरबार का दूसरा अनमोल मोती जो थे वो थे जयसेन, जिसने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा। हर्ष ने जयसेन को 80 गांवों की आय दान में दे दी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो जयसेन थे ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने इतने सारे वो लिखे, जैसे योग शास्त्र लिखा, वेद लिखा, ज्योतिष लिखा। अब इन्होंने हर्ष ने क्या करा कि जयसेन को 80 गाँव की आय जो थी वो दान में दे दी, परंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। मयूर व मातंग जैसे विद्वान भी उसके दरबार में रहे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। तो यहाँ पे जो ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मयूर ने सूर्य शतक की रचना की, पूछा जाता है। और जयसेन ने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा। और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कदाम्बरी लिखा। और यहाँ पे जो जो हर्ष थे, जिन्होंने खुद ही लिखे 3 नाटक, वो थे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताया। क्या बताया उसको? काव्य रचना में दक्ष बताया। और हर्ष की तुलना किससे की है? कालिदास से की है। तो ये लाइन बहुत जरूरी है यहाँ पे। शिक्षा का संरक्षण। शिक्षा को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक परिचित था। हर्ष ने 200 करमुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे। वे अपने राज्य की आय का 1/4 भाग विद्वानों में पुरस्कार के रूप में बांटते थे। तो इन्होंने इनका जो वो रहता था, ज़्यादातर ये रहता था कि भाई कि हमारे जो राज्य है उसमें कोई दुखी ना हो, इसलिए उन्होंने क्या करा? हर्ष ने 200 करमुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान में दे दिए। हेनसांग का हर्ष के बारे में विवरण कि जो हेनसांग थे वो एक चीनी यात्री थे। उसे यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है ये। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहे। 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से चले थे वो। यहाँ पे जो आए थे ये बौद्ध धर्म को जानने और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों के बारे में जानने के लिए आए थे। ये ताशकंद, समरकंद तथा बल्लख से होते हुए भारत के गांधार प्रदेशों में पहुँचे। यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, सासवती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। उसने 2 साल नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। दक्षिण भारत घूमने के बाद 644 में वो चीन के लिए प्रस्थान कर गए। चीन पहुंचकर उन्होंने अपने भारत यात्रा का जो वृत्तांत था वो लिखा, जिसका शीर्षक था सी यू की, पश्चिमी देश का वृत्तांत। ये जो सी यू की है ना, ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया उन्होंने क्या लिखा था। तो ये ग्रंथ हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। हर्ष एक विजेता नहीं बल्कि एक कुशल शासक, प्रबंधक, दयालु, दानवीर, साहित्य का संरक्षक तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। हर्ष प्राचीन काल के भारतीय इतिहास के महान सम्राट, महान साम्राज्य निर्माता। उसने सम्राट अशोक की भांति संपूर्ण शक्ति को क्या करा? जनसेवा में लगाया और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देकर राष्ट्र को अग्रसर किया। कि जो उन्होंने भौतिक भी योगदान दिया और आध्यात्मिक भी योगदान दिया, धर्म के प्रचार करे उन्होंने, शिक्षा का विस्तार किया उन्होंने, और साहित्य का संरक्षण किया उन्होंने, अनेक प्रकार से अपने समाज कार्यों में अपना योगदान दिया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।